हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल। फार्मासिस्ट ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है हॉस्पिटल में, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास ड्रग हैंडलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी करने के बाद हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू हमें एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जो हमें ड्रग पोजीशन का, ड्रग सेलिंग का, ड्रग हैंडलिंग का राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट के द्वारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है, मेडिकल स्टोर होता है। ठीक है। वहाँ पर फार्मासिस्ट परचेस ऑर्डर तैयार करता है और डॉक्टर से कंसल्ट करता है कौन सी मेडिसिन मंगवानी है, उसकी लिस्ट तैयार करता है। उसकी एक कॉपी वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल को देता है, या मेडिकल ऑफिसर, या चीफ मेडिकल ऑफिसर को देता है। फिर एक कॉपी अकाउंटेंट सेक्शन में देता है। इस तरह से वो दवाई को ऑर्डर करता है। और जब दवाइयाँ हॉस्पिटल में आती हैं तो वो उसको सुव्यवस्थित रैक में अरेंज करता है। और डॉक्टर जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब करता है उसके हिसाब से फार्मासिस्ट ड्रग को डिस्पेंस करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्पेंसिंग। तो फार्मासिस्ट का जो रोल है वो हॉस्पिटल में काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में और ड्रग डिस्पेंसिंग में। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है? तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी को काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ड्रग की डिस्पेंसिंग करता है, ड्रग्स की मार्केटिंग करता है, सेल्स प्रमोशन करता है, और गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट द्वारा जो कैंप्स चलाए जाते हैं वहां पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ड्रग डिस्पेंसिंग करता है। तो ये फार्मासिस्ट के बहुत सारे रोल्स हैं। एकेडमिक फार्मासिस्ट होता है जो कि टीचिंग का काम करता है एम फार्मा लेवल पे। और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। एक ड्रग एनालिस्ट फार्मासिस्ट होता है जो कि ड्रग की एनालिसिस करता है। एक आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है जो कि मेडिकल स्टोर पे ड्रग की डिस्पेंसिंग करता है। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फार्मासिस्ट ड्रग को प्रमोट करते हैं, ड्रग की मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर्स और केमिस्ट से विजिट करते हैं, और मार्केट में जो भी नई ड्रग लॉन्च होती है उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं। तो फार्मासिस्ट के बहुत से काम हैं। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है जो कि डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता है ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज ड्रग इंटरेक्शन का फार्मासिस्ट को होता है। क्योंकि ड्रग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ड्रग के फॉर्मुलेशन को डिजाइन करता है, आर एंड डी डिपार्टमेंट में रिसर्च करके नई ड्रग को डेवलप करता है। तो ड्रग का ओवरऑल नॉलेज फार्मासिस्ट को होता है, तो वो डॉक्टर का असिस्टेंट के रूप में काम करता है और उसको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताता है। तो फार्मासिस्ट के वेरियस रोल्स हैं हॉस्पिटल में और प्राइवेट क्लिनिक्स में और प्राइवेट मेडिकल स्टोर में। एक हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर होता है जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और प्राइवेट मेडिकल स्टोर होते हैं जिनको हम रिटेल शॉप कहते हैं। पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है? पेशेंट को काउंसलिंग डॉक्टर भी देता है, फार्मासिस्ट भी देता है, नर्स भी देती है। मेडिकल से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसको पेशेंट को देना पेशेंट काउंसलिंग कहलाता है। कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, पेशेंट की बातें सुनना, उसके आधार पर डिजीज का डायग्नोसिस करना, पेशेंट जो भी लक्षण बता रहा है उसके आधार पे उसकी बीमारी का इलाज करना, और उसको जो दवाइयाँ दी गई है पेशेंट को गाइड करना कि वो दवाइयों को कब खाना है, कैसे खाना है, दूध के साथ खाना है, पानी के साथ खाना है, क्या परहेज उसको करना है, और उसकी बीमारी को कैसे वो मैनेज कर सकता है अपनी लाइफ रूटीन में चेंज करके। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट उस बीमारी का क्या है वो हम पेशेंट को बताएंगे। यदि डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की है तो हम उसको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे कि आपको ये फूड और ये लाइफ स्टाइल ये आपकी हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे बहुत सी दवाइयाँ अल्कोहल के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, बहुत सी दवाइयाँ प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एल्डरली पेशेंट जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स हो चुकी हैं, तो हम उसको ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बताएंगे। ठीक है। और डॉक्टर भी इस चीज़ की काउंसलिंग पेशेंट के जो भी डिस्कशन है, जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके आधार पे पेशेंट को डॉक्टर भी गाइड करता है, उसको काउंसलिंग देता है।
तो डायग्नोसिस के लिए ये पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस मतलब होता है किसी भी बीमारी का पता लगाना। या तो ये पेशेंट द्वारा जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उसके आधार पे किया जाएगा, या लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, या इसमें रेडियोलॉजी भी यूज होती है, जिसमें एक्सरे आता है, एमआरआई आता है, एंडोस्कोपी आता है। तो ये टेक्निक्स के थ्रू हम बीमारियों का पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कभी ना कभी आपने आपकी लाइफ में हॉस्पिटल विजिट किया ही होगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक ओपीडी होता है, एक आईपीडी होता है, ओटी डिपार्टमेंट होता है, एक फार्मेसी होती है, और जनरल वार्ड होता है, आईसीयू वार्ड होता है, रेडियोलॉजी वार्ड होता है, रेडियोलॉजी रूम होता है जहाँ पर एक्सरे की फैसिलिटी रहती है। तो यही सब हमें एक्सप्लेन करना है। सामने पार्किंग स्पेस रहती है, मेन गेट रहता है ना, एक सामने एक काउंटर रहता है। तो हमें हॉस्पिटल का एक रफ डायग्राम बनाना है, एक इमेज बनानी है, एक नक्शा बनाना है, और उसमें हमको एक्सप्लेन करना है कि क्या कहाँ पर है। हमें हॉस्पिटल के टाइप्स के बारे में बताना है। लार्ज हॉस्पिटल होते हैं, मीडियम साइज हॉस्पिटल होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जिसमें एम्स आता है, प्राइवेट इलाइट हॉस्पिटल्स हैं जो कि काफ़ी लग्जूरियस फैसिलिटी देते हैं, फ़ोन की फैसिलिटी, एसी, है ना। और 5 स्टार होटल में जो फैसिलिटीज़ मिलती है उस टाइप की फैसिलिटीज़ इलाइट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। और आपके नेवी के हॉस्पिटल्स होते हैं, आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सेंटर होते हैं, ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो ये सब हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। और हमें मेडिकल स्टोर के अरेंजमेंट के बारे में बताना है, किस टाइप से हम मेडिसिन को अरेंज करते हैं, और मेडिकल स्टोर पे हम क्या क्या व्यवस्थाएं रखते हैं। जैसे फ्रिज होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, रूम टेम्परेचर। तो हमारे मेडिकल फील्ड में रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन समर सीजन में ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो दवाइयों के खराब होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो दवाइयों की इफिकेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों को एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका सेल्फ लाइफ मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में। दवाइयों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पबमेड है, फार्मास्यूटिकल जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, और लाइब्रेरी होती है ना, मेडिकल लाइब्रेरी, और जिसमें सिम्स और बहुत सारा लिटरेचर हम देख सकते हैं, नई नई जो रिसर्च हो रही हैं। और जैसे कैंसर पे रिसर्च हुई तो कोई नया मॉलिक्यूल आया, कोई वैक्सीन आई, कोई दवाई आई, तो उसकी जानकारी हमें वहां से मिल सकती है। एक क्वेश्चन आपका आता है, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, पीटीसी क्या होती है? ये हॉस्पिटल में बनाई जाती है, जिसका चेयरमैन डॉक्टर होता है, और इसमें एक एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है, और एक फार्मासिस्ट होता है। सीनियर नर्स होती है, चीफ फार्मासिस्ट होता है एक्सपीरियंस्ड। और ये एक छोटी सी कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि हॉस्पिटल में किस टाइप के ड्रग्स ऑर्डर किए जाएंगे। और ड्रग्स 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 के ऊपर वीकली या मंथली एक मीटिंग अरेंज होती है, और उस मीटिंग में ये देखा जाता है कि प्रॉपर स्टॉक मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो भी कैटेगरी के डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठते हैं उनके लिए मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बैठते हैं, हड्डियों के डॉक्टर। हॉस्पिटल में आपके गायनोकोलॉजिस्ट बैठते हैं, आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट बैठते हैं। तो जितनी भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनके हिसाब से ड्रग का स्टॉक मेंटेन किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉइजनिंग के ऊपर, है ना, हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग होती है ना, तो उसके लिए कौन से एंटीडोट्स दिए जाते हैं, है ना, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। बारबिचुरेट्स की पॉइजनिंग होती है, और एक्स शेड्यूल के जो ड्रग्स आते हैं, है ना, उसमें एम्फेटामीन आता है, बारबिचुरेट्स आते हैं, बेंजोडाइजोपीन्स आते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स की पॉइजनिंग हो सकती है, ड्रग के ओवरडोज की वजह से पॉइजनिंग होती है। आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल है, एंटीमनी है, और आपका लेड है, मर्क्यूरी है। तो इनकी पॉइजनिंग के एंटीडोट्स हमें पता होना चाहिए, तो वो हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, इसमें आपका ब्लड टेस्ट आता है, यूरिन टेस्ट आता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट आता है, एलएफटी आता है, लिवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट हमारी हेल्थ स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे किसी का यूरिन टेस्ट किया, तो उसमें यदि ग्लूकोज, मतलब पेशेंट में भी डायबिटिक, यदि किसी पेशेंट का आप एलएफटी करते हो उसमें आपको
जैसे SGOT, SGPT, इनकी वैल्यूज में यदि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आता है स्टैंडर्ड से, तो उससे आप किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हो। स्टमक में जैसे यदि अल्सर है तो उसके लिए रेडियोलॉजी के थ्रू, है ना, तो कुछ टेस्ट केमिकल के थ्रू किए जाते हैं, और कुछ टेस्ट आपके किसने किया ये? तो इसमें टेस्ट आते हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, जिसमें यूरिन टेस्ट आता है, ब्लड टेस्ट आता है। ब्लड टेस्ट को हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को देखते हैं, जैसे हिमेटोक्रिट्स देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन देखते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ हम उसमें RBCS, WBCS, प्लेटलेट्स हैं। तो इससे हमको ब्लड में यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो या कोई डिजीज हो या एनीमिया का, हम कंफर्मेशन कर सकते हैं ब्लड टेस्ट की हेल्प से। यूरिन टेस्ट से जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और लिवर की हेल्थ का पता चलता है। यूरिन की नॉर्मल कंपोजिशन में यदि कोई भी वेरिएशन आता है तो वो डिजीज को इंडिकेट करता है। जैसे यूरिन में आपका रेड ब्लड सेल्स, पस पस सेल्स, या उसमें अ, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना, एल्ब्यूमिन जैसे, यदि ये आ रहा है मतलब किडनी डिस्फंक्शन को शो करता है। तो इसमें आपको पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो केमिकल से किए जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि रेडियोलॉजी के थ्रू किए जाते हैं। रेडियोलॉजी में आएगा आपका एक्सरे, CT स्कैन और MRI। और पैथोलॉजिकल केमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है आपका? लैब टेस्ट आते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, LFT, और किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब होता है जब हम कोई दवाई खाते हैं तो उसके मेन इफेक्ट के साथ उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो एक्शंस है, इंडिकेशंस है, उसके साथ कुछ अदर इफेक्ट्स भी हमें मिलते हैं जो हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। जैसे एंटी कैंसर केस में ड्रग्स लेने पर पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, जिसको मेलोपेसिया कहते हैं। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ना। मतलब हमने सर दर्द के लिए दवाई खाई, लेकिन सर दर्द तो हमारा ठीक हुआ, लेकिन साथ में हमारा स्टमक अपसेट हो गया, हमें डायरिया हो गया, हमें स्किन पे रैशेज आने लगे, हमारी बॉडी में इचिंग होने लगी, दाने उड़ गए, रेडनेस आ गई। तो ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है ना। और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, और साइड इफेक्ट की इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है, वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और हर ड्रग का साइड इफेक्ट भी होता है और एडवर्स इफेक्ट भी होता है, पर एडवर्स इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लंबे समय तक जब एनसेड्स का यूज करते हो तो आपको अल्सर होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, क्योंकि एनसेड्स क्या होता है? एसिडिक ड्रग्स होते हैं, और हमारे स्टमक में भी एसिड होता है। तो एसिड का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमारा स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रैप्चर होने लगता है, उसमें इरोजन कॉज होता है, जिसकी वजह से वहां पर वुंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम कम करने के लिए उसके साथ ओमेप्राजोल और पेंटेप्राजोल जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। तो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कॉम्बिनेशंस में ड्रग थेरेपी यूज की जाती है। तो आपको इसमें ड्रग्स के एग्जाम्पल देना है और उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ऐसे ड्रग्स को शामिल किया जाता है, ये एक ड्रग की लिस्ट होती है, जो ड्रग्स डॉक्टर ज्यादातर डेली ट्रीटमेंट प्रोसीजर में यूज करते हैं। ऐसे ड्रग्स की एक लिस्ट होती है ना। जैसे PSC सेंटर पे 200-250 ड्रग्स अवेलेबल हैं, है ना। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पे थोड़ा सा 300 ड्रग्स अवेलेबल है, मतलब जो डेली यूज होंगी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। हर कैटेगरी के इसमें ड्रग्स होते हैं, जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, एनसेड्स होते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, और आपका मल्टीविटामिन्स होते हैं, और इसमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स होते हैं, जैसे टेल्मीसार्टेन हुआ, लोसार्टेन हुआ, एम्लोडिपिन हुआ, हाई BP के पेशेंट्स में जो यूज होते हैं। कुछ डायबिटिक ड्रग्स होते हैं जिसमें ग्लैमीप्राइड आता है, वोगलिबोस आता है, जो शुगर के पेशेंट को दिए जाते हैं, है ना। और कुछ मिनरल ड्रग्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ,
है ना। तो प्रेग्नेंट लेडी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये एक पूरी ड्रग की एक लिस्ट होती है जिसमें हर कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, है ना। और वो ड्रग्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डेली ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स में। तो ये लिस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेडिएशन को इमिट करते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में इसका यूज ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में किया जाता है। तो ऐसे एजेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। जीपीपी। जीपीपी का फुल फॉर्म होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। मतलब बीइंग एज अ फार्मासिस्ट आप जो गुड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं उसको इसमें आपको बताना है। जैसे कि आप एच शेड्यूल के ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। आप सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे। आप रजिस्ट्रेशन के बाद ही मेडिकल शॉप ओपन करेंगे। और फार्मासिस्ट के सुपरविजन में ही ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। और आपके प्रमाइसेस में सारी फैसिलिटीज रहनी चाहिए, है ना। एक्सपायरी ड्रग को आप समय से पहले मतलब निकाल देंगे, है ना। एक्सपायरी ड्रग कभी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस में आता है। ड्रग का स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। ड्रग्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। एक्स शेड्यूल के जो ड्रग्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ड्रग इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करता है तो वो रिकॉर्ड्स को चेक करता है। मर्क सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे कंप्यूटर के थ्रू ड्रग्स की इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। ड्रग की आवक जावक, कितनी हमने ऑर्डर की, कितनी सेल हुई, है ना। तो इसका हमें सब हिसाब रखना होता है। तो ये सब गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस में आता है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये सब गुड प्रैक्टिसेस हमें हमारे प्रोफेशन में फॉलो करना है। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ऐसे ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। जैसे कैफीन हुआ, एम्फिटामीन्स हुआ, बेंजोडाइजोपिन्स हुए, डाइजेपाम, स्लीपिंग पिल्स हुआ, बार्बिचुरेट्स, है ना। ये सब इस कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो इनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, एक्स शेड्यूल के ड्रग्स के बारे में। एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में क्या एबिलिटी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, है ना। और उसको साथ ही साथ उसको पंक्चुअल होना चाहिए। तो इस टाइप की क्वालिटीज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में होनी चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया। इसमें आप एक्सप्लेन करोगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उसके नीचे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसके नीचे सब हेल्थ केयर सेंटर, है ना। और ये हर लेवल पे कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है। टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम कहाँ पर होता है? सब हेल्थ केयर सेंटर पे, है ना। न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, आयरन के टैबलेट, कैल्शियम के टैबलेट, विटामिन के सिरप्स, तो वो सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे और सब हेल्थ केयर सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कैंप लगाए जाते हैं एल्डरली पेशेंट के लिए, जिनको डायबिटीज है और मतलब हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनके कैंप होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे नसबंदियां होती हैं, है ना। मेल फीमेल की नसबंदियां की जाती है। फैमिली प्लानिंग का एक हिस्सा होती हैं ये, है ना। और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि भारत का जो बर्थ रेट है वो काफी हाई है। इस हिसाब से भारत वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अभी सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं लेकिन फर्स्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा बर्थ रेट काफी हाई है। तो इसीलिए हम दो हमारे दो इस टाइप के कैंपेन गवर्नमेंट चलाती है और जागरूकता फैलाती है जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ के चीजों को समझ के एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका है फार्माकोपियल टेस्टिंग फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं और उसकी टेस्टिंग के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है? बेडसाइड फार्मेसी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस और इंसेक्टिसाइड और बारबिचूरेट्स की पॉइजनिंग, ओपियम की पॉइजनिंग। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है लेकिन ये हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में पूछ लिया जाता है। बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है आईवी रूट में। इंट्रावेनस रूट से जब ड्रग दी जाती है तो उसका इफेक्ट बहुत फास्ट आता है और 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है। डिफाइन टेरेटोजेनिसिटी। टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है? प्रेगनेंसी के दौरान यदि
कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको यदि माँ खा ले तो बच्चे पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको हम टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। बच्चे को फोकोमीलिया हो सकता है, उसके ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसको हम टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। जैसे आपका थैलिडोमाइड ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो ऐसे काफी ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिए जाते, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ब्लड के थ्रू मतलब बच्चे में चले जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट और हिपेटाइटिस क्या होता है ना, इपिलेप्सी और हाइपरटेंशन। इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है हाई बीपी, हाइपरटेंशन, इपिलेप्सी, मिर्गी, है ना। और आरएम मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किससे एसोसिएटेड है? लिवर से। लिवर इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस कहते हैं। आरएम मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और आपका एक गाउट है गठियावात, है ना, ये जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। आरएम इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स को अटैक करके उसको डैमेज करते हैं, जिस वजह से वहां पर शार्प इंटेंस पेन होता है। इपिलेप्सी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें न्यूरॉन्स की एक्सेस फायरिंग की वजह से अनवांटेड मूवमेंट्स बॉडी परफॉर्म करती है। हाइपरटेंशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये 140 प्लस हो जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग पोजीशन में भी 140 प्लस ही रहता है, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसमें आपको ड्रग का ट्रीटमेंट बताना है, कौन से ड्रग्स हम यूज करते हैं। डायूरेटिक्स यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं, ठीक है। और आपको मैंने कुछ ड्रग्स बताए थे अभी, जैसे टेलमीसार्टेन, एम्लोडिपिन्स, है ना, रैमेप्रिल, है ना, इनालाप्रिल, इस टाइप के ड्रग्स हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है कि क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे। यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप लोग 100% मतलब 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाहर तो लगभग आपका पेपर नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चंस प्रायोरिटी बेसिस पे तैयार करेंगे, ये एग्जाम में आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे पढ़ना आपको सब है, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए कल के एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपको? हेलो। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि पीपीटी पे मेरे नोट्स पे पेन किसने चलाया था, ऑनेस्टी के साथ। नहीं बताओगे मुझे तो पता चल ही जाएगा। चलो, ठीक है। नहीं बताना तो मैं ही पता करता हूँ और फिर मैं ही बताऊंगा किसने चलाया था। बताना चाहेगा कोई या नहीं? हाँ सर, मैंने की थी और गलती से हो गया था सर। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। यस सर।